को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। ये हमारे 3 चैप्टर है, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होती है? बेसिकली जो मुल्क के अंदर ही हो। इंटरनल वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ये इंटरनल ट्रेड है, मीन्स के एक प्रोविंस की दूसरे प्रोविंस के बिटवीन, इंटरनेशनल नहीं है, एक स्टेट की विद इन इसकी जो सोवरेन टेरिटरी है उसके अंदर ही जो ट्रेड हो। हाँ, वो हमने पढ़ा था नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि जिनको हम ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी कहते हैं। उनको ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करके हमारे मुल्क के अंदर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? ट्रांसनेशनल ट्रेड, जो हम नॉन नॉन स्टेट हाँ, मतलब हमारे मुल्क की ना हो, किसी और मुल्क की हो। ओके ओके ओके। Exchange of goods and services between countries. This type of trade gives rise to the world economy in which prices, supply and demand affected by the global events. किसी भी ग्लोबल इवेंट की वजह से, जब अभी आपका कोविड पैंडेमिक आया है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरह मुतासर हुई है। तो ग्लोबल इवेंट की वजह से आपके कॉल आता रहता है। लेट्स सी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है। एक है आपका फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज मींस बिजनेस, कोई भी कंपनी। ठीक है, तो ये चार जो है वो आपके हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम देखेंगे फैक्टर मोबिलिटी क्या है। देखें, अगर मैं अपने ही मुल्क के अंदर कोई कंपनी स्टार्ट करता हूं तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, लेबर को हायर करना, कैपिटल को इन्वेस्ट करना और आपकी कोई भी कंपनी ने बनाना, इट्स वेरी इजी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो आपकी छोटी छोटी दुकानें जो खुलती हैं तो ये कभी भी परमिशन नहीं लेते, कहीं भी किसी जगह भी आप कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। आप अगर कंपनी ओपन करते हैं तो वहां पर स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस है, और लेबर की मोस्ट ऑफ द टाइम लेबर जो है उनको अगर आपको जरूरत पड़े अमेरिका में ले जाने की तो यहाँ से फिर उनके एक्सपेंडिचर्स, माइग्रेशन वगैरह के सारे अखराजात। तो इस तरह फिर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, तो आप करेंसी सबसे पहले तो डॉलर की रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे। अगर पाकिस्तान किसी और मुल्क में कंपनी ओपन करता है तो वो रुपी को फिर डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा। तो कुछ ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इनके फिर देन आपकी प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट मोबिलिटी को हम डिटेल में देखेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, जो कि हमारा कल का टॉपिक है। कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मोबिलिटी तो टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टॉपिक है। बट हम इसमें देखते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से क्या डिफरेंसेस आ रही होती है। अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर कोई भी चीज बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आप पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज नहीं लगती, जिसको टैरिफ कहते हैं हम। अब इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे किसी गुड और सर्विस ने बॉर्डर क्रॉस किया तो उस पर टैरिफ लगता है। टैक्स और टैरिफ में थोड़ा सा डिफरेंस है जायद, टैक्स और टैरिफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। टैक्स क्या होता है? एक स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे एक फिक्स रेट जो गवर्नमेंट लेती है, परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज जो गवर्नमेंट लेती है, ये टैक्स कहलाता है। और फिर टैरिफ क्या होता है? जो आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स किसी और मुल्क से, एक्सपोर्ट नहीं, जो इंपोर्ट करते हैं तो उन पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है,
अब सपोज हमने आईफोन मंगवाए, हमने कोई 10 लाख आईफोन मंगवाए हैं, तो उन आईफोन पर हमारी जो हुकूमत होगी पाकिस्तान, वो टैक्स लगाएगी। इस टैक्स को क्या कहते हैं हम? टैरिफ कहते हैं। तो टैक्स और टैरिफ में डिफरेंट होता है। आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स होता है, और जो इंपोर्ट आप एक्सटर्नल जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पर क्या होता है? टैरिफ होता है। तो ये है प्रोडक्ट मोबिलिटी। ओके, देन फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी एक फैक्टर होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट्स में। हमारे यहाँ क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जो आपकी राइस की प्रोडक्ट है उसको ऊपर सूरज चाहिए और नीचे ज़मीन में पानी, तो जब जाके ये पकता है। और वैसे तो ये लगाया जाता है सर्दियों में, बट गर्मियों में ये पूरा पकता है और फिर इसकी कटाई होती है। फिर गर्मियों में गंदम लगाई जाती है और फिर सर्दियों में इसकी कटाई होती है। तो ये है, इसको हम छोड़ देते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा इफेक्ट करता है। अब यही चीज हम गिलगित बल्तिस्तान में उगा सकते हैं, क्योंकि वहां का टेरेन है, वो तो पहाड़ी इलाका है। ये तो आपका अपर लोअर इंडस जो है वो जमीनी इलाका है। तो आपके इन्वायरमेंट जो है वो भी इम्पेक्ट करता है। देन मॉनेटरी यूनिट्स, करेंसीज भी डिफर करती है। समटाइम आपके बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके पास दो करेंसीज है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इंटरनल जो है जैसे पाकिस्तान का रुपी है, तो वो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर यही चल रहा होता है। और अगर हम हमारे पास मतलब कुछ एक्स्ट्रा डॉलर भी पड़े रहते हैं ना, हाँ वो लाइक मतलब वो तो दो करेंसी हो गई ना हमारे पास। वो एफडीए ना, फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको पहले ये समझा दूं कि एक मुल्क के अंदर उसकी एक अपनी करेंसी होती है, ठीक है, और फिर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास डबल करेंसी है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो वो सेकंड करेंसी से करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही करेंसी है, और फिर अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करनी हो तो हमें हमें एक्सचेंज करवाना पड़ता है। फिर वो जो एक्सचेंज रेट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अभी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया ना, क्योंकि जब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो रही होती है, तो आपकी जो अपोजिट इंटरनेशनल करेंसी या जिसमें आप ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो एप्रिशिएट हो रही होती है। एक होती है डेप्रिशिएट और दूसरी होती है एप्रिशिएट। ओके, चलिए। क्लासेस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस, टेरेन, लेबर फोर्स, स्पेशलाइजेशन। पहले नेचुरल रिसोर्सेस की बात करते हैं। देखें, द गॉड हैज क्रिएटेड अर्थ विथ मल्टीपल रिसोर्सेस। जमीन में बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, बट आप ये देखें कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी में हम क्या कहते हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमने एथिक्स में पढ़ा था, उसमें हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी क्या होती है? जायद कुछ पता है? बहुत सारी लैंग्वेजेस है। इवन पाकिस्तान की बात करें तो 32 लैंग्वेजेस तो पाकिस्तान में बोली जाती है। और फिर कल्चर, रिलीजन, उनके बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, बिल्कुल, उनके ये सारी चीजें डिफरेंट है। इसी तरह रिसोर्सेज को देखें ना, तो वो भी डिफरेंट है। हर मुल्क में सारी रिसोर्सेज नहीं है। मसला ये है। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, वो उसकी मजबूरी ये है कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है। अगर हमें तेल पर 15% जो है वो हम अपना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, बट 85% हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्यों करते हैं? हमारे पास ज्यादा है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में ये चीज कम है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने तापी का प्रोजेक्ट जो है वो पीपी की गवर्नमेंट ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के नाम से एक प्रोजेक्ट किया था। जब पीपी की 2008 में गवर्नमेंट आई थी तब। क्यों तापी का प्रोजेक्ट? क्यों? क्योंकि तुर्कमेनिस्तान जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहां पर गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है रशिया में, क्योंकि ये रशिया के पहले से रहे हैं ना तुर्कमेनिस्तान वाले।
तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके पास गैस बहुत ज्यादा है। ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब और आपके कतर, यूएई, ईरान है, मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में भी गैस है, बट जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, सर बोलते हैं कि जितना डिमांड बढ़ेगी। इनको बिल नहीं देने चाहिए, मतलब वो हमसे लेते हैं ना बिल। हाँ, वो तो इस तरह से तो गवर्नमेंट की ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो इसी जरिए से करती है। जितना गैस बेटा ये जो हाईवे है ना आपके, ये टूल टैक्स जो लगाया जाता है वो इस वजह से लगाया जाता है कि यहाँ से जो इस हाईवे को बनाने पर गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ है वो निकल आए। और ये अगर उनको उन्होंने पूरे रिकवर भी कर लिए ना तो फिर भी टूल प्लाजा हटता नहीं है वहां से। किससे? बेटा अंदाजा लगाए ना, रोज कितनी 500 600 तो अच्छा, ये फिर ये तो कार का अंदाजा होगा, ट्रालर के तो वो कोई 250 300 लेते हैं एक के। तो नहीं, मतलब ये लाखों की आमदनी तो है ना। और ये कितने सालों से कमा रहे हैं, मतलब अब तक रोड जो है उसकी एक्सपेंडिचर से उन्होंने रिकवर नहीं किया, मतलब चले खैर। बेटा इसमें क्या है, नेचर रिसोर्सेस में, हाँ, इसका मेन थीम क्या है? हाँ, इसका मेन थीम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं? रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, ठीक है। जमीन तो एक है, बट कंट्रीज जैसे बने हुए हैं तो हर कंट्री के पास वो जो जमीन का टुकड़ा है उसमें जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के लिहाज से अनइक्वल है। अगर ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, जैसे अब्बा के पास प्रॉपर्टी होती है तो वो फिर लास्ट में एट द एंड जो है वो, जैसे भारती से पूछ रहे थे, मुझे जैसे बताया गया कि आ, कि आपके पास क्या क्या है, और मेरे फलां भी दुकान है, वो भी दुकान है, तो उनको एहसास प्रोग्राम की स्कॉलरशिप देगी नहीं। ये ज्यादातर लड़कियां मतलब ये बात दूसरी बात की थी डायरेक्टर साहब ने, पता नहीं क्या बखेड़ा करके सिर्फ आपको मिर्चियां लगा के बता दिया है। अच्छा, पता मैं बात करूंगी नहीं, ये नहीं, ये गुस्सा करने की तो बात नहीं है, बट मतलब आपको पता है मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, जितने क्वेश्चन मुझसे उन्होंने नहीं पूछे थे उसने सर ने पूछे थे। क्यों? वहां पे बैठ अच्छा, फेल करने के लिए। ओके, ओके 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 बेटा भारती, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर मेन पॉइंट इसका क्या है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से फिर क्या है कि आपके स्टेट जो है वो मजबूर हो जाती है उस मुल्क की रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए। देखिए अभी चाइना ने सीपेक का रोड क्यों बनाया, बल्कि 3 रोड क्यों बनाए, जो 2 पंजाब बलूचिस्तान से होकर गुजर रहे हैं और एक जो है वो सिंध और पंजाब से होकर गुजर रहा है, जो ईस्टर्न रूट है। यहाँ पर हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है। पाकिस्तान की मजबूरी क्या है कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेस है लेकिन रिफाइनरी नहीं है, उनको निकाल के रिफाइन करना, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, इंडस्ट्रियल, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट इंडस्ट्रियल, पाकिस्तान इज एग्रीरियन कंट्री। हमारी जो जितनी भी अर्निंग होती है स्टेट की वो मोस्टली कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है, जमीन से आती है। तो इन चाइना के पास इंडस्ट्री है, वो क्या करेगा, अब हमारी जो रॉ मटेरियल्स है वो हम यहाँ से निकाल के जाएगा, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और वही चीज आके हमें बेच देगा। तो अभी आपके पास दिन ब दिन आप देख रहे होंगे चाइनीज के प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। देन क्लाइमेट एंड टेरन, ये भी एक काज है, क्योंकि हर स्टेट के पास जमीन नहीं है। कुछ तो आपकी ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ आपके, कुछ तो आपकी ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ जमीन है, पहाड़ है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास पहाड़ नहीं है तो उनके पास कोयला नहीं निकलता होगा, रेगिस्तान नहीं है तो कोयला नहीं निकलता होगा, तो पहाड़ों से रेगिस्तान से तो कोयला निकलता है। या फिर हम समंदर की बात करें, पाकिस्तान के पास तो समंदर है, और फिर ऐसा तो हमारे समंदर किसी अफगानिस्तान में समंदर नहीं है,
तो जाहिर सी बात, जब समंदर नहीं है तो सी फूड नहीं आएगा, जब सी फूड नहीं आएगा तो वहां से हम डायमंड भी नहीं निकाल सकते, डायमंड तो समंदर से बनता है। बारिश का एक कतरा, वो उसको क्या कहते हैं सिंधी में, पाणचमा कोडी, शेल, शेल, हाँ, जो शेल होता है। वैसे तो बारिश का कतरा जब गिरता है तो वो पानी के अंदर सम जाता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है। बट एक कतरा बारिश का ऐसा भी होता है जो बिल्कुल पानी को चीरता हुआ जाकर शेल में बैठ जाता है, उससे डायमंड बनता है। तो उससे आपका डायमंड बनता है। तो ये डायमंड तो जब बनेगा जब आपके पास वो ऐसा टेरेन यानी कि समंदर वाला हिस्सा हो। लेबर फोर्स, फिर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पर आकर रोड बना रही है, तो वो कोशिश क्या करती है कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हायर करे, क्योंकि वो लेबर सस्ती होती है। लोकल लोग तो सस्ते होते हैं ना। अगर यहाँ पे हम जैसे अगर कोई पियोन वगैरह रखते हैं तो लोकल क्यों रखते हैं, क्योंकि सैलरी कम है। और अगर हम बाहर से लाएंगे तो 5,000 तो उसके खाने में चले जाएंगे, सैलरी उसकी 15,000, फिर 2,000 तो उसके आने जाने में लग गया, तो उसके पास 6-7 हज़ार बचेंगे, वो तो उसके काम के है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल को हायर करते हैं। तो लेबर भी जो है वो भी एक काज होती है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड का। मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज जो है वो जहां पर लेबर के काम की जरूरत होती है तो वो लोकल, फिर स्पेशलाइजेशन की वजह से कुछ चीजों में इसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज में, एब्सोल्यूट एडवांटेज में आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपके पास किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की एक स्पेशलाइजेशन है। जैसी कारें जापान बनाता है वैसे पाकिस्तान बना सकता है, नहीं बना सकता। पाकिस्तान ये जो अच्छा, फिर ये छोड़े, जो कारें जापान में असेंबल होती हैं, यानी कि उनकी सारी चीजें प्रोडक्ट्स वो बनी बनाई आती हैं, उनको सिर्फ एडजस्ट किया जाता है, सेटिंग की जाती है और गाड़ी की शेप दिया जाता है, बस असेंबल होती है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में असेंबलिंग हो रही होती है गाड़ियों की, जैसे अभी आपने आल्टो जो नई आई है वो देखी, ऐसे लगता है कि इससे तो मेहरानपुर भी अच्छी थी। अभी तो ये टीन का डब्बा लगती है, अंदर से कुछ लुक वगैरह उन्होंने अच्छा दिया हुआ है, बाहर से तो लुक भी अच्छा नहीं है। बट स्पेशलाइजेशन जो है वो बड़ा मैटर करती है। क्या हुआ? अच्छा, उड़ के गई। इंटरनेशनल ट्रेड अगर करते हैं तो क्या बेनिफिट है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर हम किसी मुल्क से तिजारत करते हैं तो हम उनकी स्पेशलाइजेशन से फायदा लेते हैं। ये क्या पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पे लेब बना रहे हैं। सही, सही, मुझे फरहान ने बताया था। बट ये यहाँ पर क्यों आए हैं, ये किस मुल्क की कंपनी है? हाँ, स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटराइजेशन में नहीं है, हमारी स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर में नहीं है, हमारी स्पेशलाइजेशन नेटवर्क या इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने में नहीं है। आप ट्विटर यूज करते होंगे, वो किसी और मुल्क का है। फेसबुक यूज करते हैं, जुकरबर्ग ने बनाया, वो किसी और मुल्क का है। आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना, वो हमारी स्पेशलाइज नहीं है। तो इस वजह से ये हमें फायदा हो जाता है कि हम दूसरों की स्पेशलाइजेशन, हाँ, उनसे फायदा उठाते हैं। देन फिर जनरली हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। और जैसे वो पहले करते थे ना, आईफोन का मोबाइल लिया और फिर अ, अगर दोस्त बैठे हैं तो उनके सामने ऐसे रख दिया। हाँ, अच्छा, अगर ये ना भी हो सके हमसे तो हम एक ऐसा आईफोन जैसा कोई कवर लगाते हैं मोबाइल पे, और फिर और फिर मोबाइल पे वो वैसा कवर लगाते हैं, और उसके बाद उसकी ट्यून जो है ना वो आईफोन की सेट कर देते हैं। बेटा, हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू रियलाइज अदर्स दैट माय लिविंग स्टैंडर्ड इज हायर देन योर। अंदर से होना वो एक अलग बात है। वो मैं गया था अभी अपने, मेरे ससुर ने वो की थी ना, खैरात खैरात की थी, मुझे भी बुलाया था।
तो उन्होंने जो बिरयानी बनाई थी वो तो बनाई थी छोलों की, तो मैंने कहा तो इसमें तो मुर्गी नहीं है या फिर गोश्त नहीं है। तो वो कह रहे थे नहीं वो बस ठीक है ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से एक लकड़ी लूँगा, वो जो स्टिक्स होती है ना, वो मैं स्टिक लूँगा, वो ऐसे मैं दांत को मैं लगाता हुआ जाऊँगा, जो मुझसे पूछेगा मैं उनको कहूँगा कि मैं गोश्त खा कर आया हूँ। ओके जी। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होता है। बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वैसे ये तो आपके एडम स्मिथ का है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हाँ इनविजिबल है। वो आगे चलते हैं, वो आगे चलते हैं। ये तो प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखें बेटा, मोनोपोली क्या होती है ये हम कल वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। मोनोपोली क्या होती है कि एक कंपनी होती है, प्रोडक्ट वही प्रोड्यूस करती है, वही सेल करती है। इसका मतलब क्या है, मोनोपोली में बायर भी एक, सेलर भी एक। पोटैटो वाली, हाँ पटाटे वाले दीजिए। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, यहाँ तक कि गांधी वालों को साल्ट प्रोड्यूस करने से भी मना कर दिया था। फिर उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की और वो गए और उन्होंने हाथों से नमक बनाया। बट ये है कि आपके यहाँ अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो, फिर ये मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाती है। एक बायर एक सेलर नहीं रहता, फिर आपके पास मल्टीपल, वो जैसे हमने सोशल साइकोलॉजी में देखा था कि आप एक मॉल में गए, वहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एड्स लगे हुए हैं, बहुत सारी एक ही चीज, एक ही मोबाइल की बहुत सारे प्रोडक्ट। पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन ना। प्राइम पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन। और रोज उसमें बस 1 GB का इजाफा कर देते हैं, एक रैम का, एक आपकी रोम का, बस ये इजाफा हो जाता है और फिर हम नो नो मॉडल नो मॉडल। ओके। तो यहां पर क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट जो है वो, अगर वो हमने रेसिप्रोसिटी में पढ़ा था ना कि अगर आप हमारी कंट्री में मार्केट ओपन करते हैं तो हम भी आपकी कंट्री में मार्केट ओपन करेंगे। तो इससे क्या है कि मार्केट की एक्सपेंशन होगी। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ऐसी प्रोडक्ट जिनको आप प्रोड्यूस करते हैं, सपोज अगर पाकिस्तान जो है वो इस तरह के पीसी और लैपटॉप बनाने में एफिशिएंट नहीं है, हमारी जो वो हमने पहले क्या पढ़ा इसको, स्पेशलाइजेशन, हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है। जब स्पेशलाइजेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें फॉरेन से स्पेशलाइज बंदे मंगवाने पड़ेंगे, अगर हमने कंपनी लगाई है तो फिर उनकी स्पेशलाइजेशन के हमें पे करना पड़ेगा, और फिर इस तरह की प्रोडक्ट को हम जब प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा बहुत आएगा। तो इससे ये है कि आप वो चीज जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं आपको महंगी पड़ती है, तो आप वो प्रोड्यूस ही नहीं करें, वो आप परचेज करेंगे। आप प्रोड्यूस वो करें जो आपको स्पेशलाइजेशन हो, या वो आपको उसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम पड़े। फिर यही अगर मार्केट एक्सपेंशन होती है तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे वो यहाँ से जाए ना तो रेडी वाले ज्यादा खड़े रहते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि 2 रुपए नफा कम मिल जाए, बट मेरी कोई चीजें, हाँ हाँ ओके ओके। देन फिर हमारी जो है ना पॉलिटिकल लिंक्स भी बनते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन और सार्क। तो इनको हम क्या कहते हैं, रीजनल और वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन भी होती है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पॉलिटिकल सोशल कल्चरल कनेक्शन या इकोनॉमिक कनेक्शन। तो ये जो इको है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने बनाई थी। फिर सार्क में इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है। ये 1985 में इन्होंने बनाई थी, रीजनल है ये। फ्री ट्रेड फिलोसफी को, डेविड रिकार्डो को, हम इसकी पूरी टॉपिक है उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, बेसिकली जो आपके स्टेट्स की जो रिलेशन है बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट
एंड इंपोर्ट जो हम करते हैं उसकी प्राइस जो आपकी उनके दरमियान जो रिलेशन है, इट शोज दैट इट विच द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एक्सचेंज फॉर इट्स इंपोर्ट्स। ये कि आपके अगर कंट्री में कोई चीज़ है, वो अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका रेट क्या है, इंपोर्ट करते हैं तो उसका रेट क्या है, उसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। और फिर देखें कि यहाँ पर अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो, चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा करें तो फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बढ़ेगा ना, मतलब हमारे पास पैसे बढ़ेंगे। और अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो इम्बैलेंस है उसको क्या कहते हैं, नहीं, इकोनॉमी में क्या कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो इम्बैलेंस है उसको इकोनॉमी में क्या कहते हैं, नहीं, डेफिसिट है कोई, कौन सा डेफिसिट है, दो है ना, करंट अकाउंट है और फिस्कल डेफिसिट है। हाँ ठीक है, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सा डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट है, फिस्कल नहीं है। हाँ ठीक है, एक्चुअली फिस्कल और करंट अकाउंट में डेफिसिट में डिफरेंस क्या है, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बेलेंस हो तो उसको फिस्कल अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके मुल्क से करेंसी फ्लो आउट करते हैं। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसको कहते हैं हम फिस्कल अकाउंट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक है कंट्री की अपनी इनकम और दूसरे हैं उसके एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर में जब इम्बेलेंस होता है तो उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर ये जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है अगर बैलेंस हो तो फिर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली क्या है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। और दूसरे लफ्जों में अगर ये कहें तो ये आपका जो मुल्क का एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें आपके डॉलर पड़े हुए हों, ट्रांजैक्शन के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपके पास अगर इंपोर्ट किए हुए गुड्स हैं तो वो भी तो वैल्यू है ना उसकी भी, तो वो भी तो कम्युनिटीज है ना, मतलब ये कि उसके बदले में आप करेंसी ले सकते हैं अगर वो आप एक्सपोर्ट करें तो ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल रहेगा। ओके, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड रिक्वायर फॉरेन, आगे क्यों नहीं दिखा रहा, ओके इसका कैंसिल हो जाएगी, आगे स्लाइड चल जाएगी, ओके चल छोड़ दे। हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक जो आपके इशू है इट्स जस्ट अ हाईली पॉलिटिकल वन, इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं ना आपके, इसको बेसिकली हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये जैसे हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा, ये वैसे ही इंटरनेशनल इकोनॉमी भी है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि आपकी जो ट्रेड होती है ना, बिजनेस होती है, वो पॉलिटिकल भी होती है, वो स्टेट्स के दरमियान रिलेशन भी होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी होते हैं। फिर उसके लिए आपके मिनिस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि पब्लिक डीलिंग और इंटरनेशनल डीलिंग के लिए जरूरी होते हैं, इनके बगैर आईपीई में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में 3 अप्रोचेज हैं। जैसे हमने, हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं बस, हमने जैसे आईआर में पढ़ा ना 4 अप्रोचेज हैं,
IR की 4 अप्रोचेज हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की कितनी अप्रोचेज हैं? 3 है। एक मर्केंटलिज्म है, एक लिबरलिज्म है, एक मार्क्सिज्म है, और ये कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो लिबरलिज्म का हिस्सा है। तो ये आपकी वो है अपना, क्या कहते हैं उसको, अप्रोचेज है। ठीक है, आप ट्राई करते हैं। मर्केंटलिज्म जो कि जैन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने दी थी। फिर लिबरलिज्म एडम स्मिथ ने, उनकी एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था लिबरलिज्म। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो हमें कार्ल मार्क्स से मिलती है। एंड कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये डेविड एडमंड एडमंड जो है आपके एडम स्मिथ भी इसके प्रोमिनेंट है। बट बेसिकली इसको कंपैरेटिव एडवांटेज को इंट्रोड्यूस करवाया है डेविड रिकार्डो ने। ये इसके एडम स्मिथ भी इसके प्रोपोनेंट रहे हैं। बट इसके ये जो आपके 3 है, मार्केटलिज्म है, लिबरलिज्म है, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये तीनों यहाँ पर है। बट कार्ल मार्क्सिज्म का, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ जस्ट ये बताया गया है कि ये भी इन के साथ, तीनों के साथ एक अप्रोच है। मार्क्सिज्म भी एक अप्रोच है, बट इस पर डिटेल में कुछ बुक में नहीं लिखा। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के थे। और वैसे इनकी हम एक थ्योरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कार्ल मार्क्स की। मार्क्सिज्म के नाम से हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी। तो कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी में पैदा हुए थे। बट ही रिमेन्ड स्टेटलेस फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक ये स्टेटलेस रहे हैं, यानी कि किसी भी मुल्क के शहरी नहीं थे। मतलब किसी ने कंट्री ने उनको एज अ सिटीजन के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया था। देन बट ही वाज वेरी एंशियस अबाउट lower classes, deprived classes. He divided the society into 2 classes, the proletariat and the bourgeois classes. बोर्जीज जो होते हैं वो आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल करते हैं, जो आचार आपने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल कौन करता है? बोर्जीज क्लास। फिर जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये डेली बेसिस पे जो जिनको डेली वेजेस अर्निंग पे मजदूर तबका वो है। तो इस तरह बेसिकली कार्ल मार्क्स का इस यहां पर मार्क्सिज्म का काम क्या है? एडम स्मिथ की दी हुई कैपिटलिज्म की अपोजिशन। ये एडम स्मिथ की जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट में थे। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि एक कंपनी का ऑनर होता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, यानी कि लैंड भी उसके कब्जे में, चाहे वो लैंड ऑनर हो, जागीरदार हो, जमींदार हो। फिर लेबर भी उसके कंट्रोल में होती है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर चला रहा होता है, तो वो पॉपुलेशन को भी लेबर के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। एंड देन कैपिटल, पैसा भी उसके कंट्रोल में रहता है। ये इसके अपोजिट में थे। फिर आपकी कैपिटलिज्म, क्योंकि वो प्राइवेट ऑनरशिप पर फोकस करती है, जिसका मतलब क्या है, जो अमीर रह गया वो अमीर रह गया, जो गरीब रह गया वो गरीब रह गया। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने, तो वो सिर्फ वेजेस देते हैं, जिससे सिर्फ आप अपना जो सर्वाइवल है वो आपका बनता है। आप अपनी फैमिली को अपने या मॉडर्न जैसे आप अमीर नहीं बन सकते। तो ये इसके अगेंस्ट में थे कार्ल मार्क्स, क्योंकि इससे दुनिया में जो स्लम्स है वो बढ़ते हैं। स्लम्स यानी कि कच्चे घर बढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन डिक्लाइन करती है, रूरल एरियाज जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, गुर्बत बढ़ती है। तो दुनिया की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो आपका प्रोलेटेरिएट क्लास बन के रह जाता है। फिर इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रगल रहती है कि गरीब जो है वो, आप मुल्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ बड़े मुल्क हैं अमीर जो चाहते हैं कि रिसोर्सेस हमारे पास हो, जैसे इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म में हम ये देखते हैं कि जो अमीर मुल्क हैं वो चाहते हैं कि हम इकोनॉमी के तौर पर अमीर ही रहें, और जो गरीब मुल्क हैं वो हमसे आकर कॉम्पीट
ना करें। ओके, बाकियों को हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। पहले हम बात करेंगे मर्केंटलिज्म की। बेसिकली ये आपकी फ्री ट्रेड को अपोज करती है। फ्री ट्रेड क्या होता है कि अगर मेरे मुल्क में किसी मुल्क की कोई भी चीज आ रही है तो उस पर मैं टैक्स ना लगा, इज अ फ्री ट्रेड। टैरिफ फ्री ट्रेड इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। जिस पर टैरिफ मैंने आपको बताया कि अगर कोई हम चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हुकूमत टैक्स लगाती है, उसको टैरिफ कहते हैं। तो कोई टैरिफ ना हो। इट शेयर्स विथ रियलिज्म। ये रियलिज्म की अप्रोच में क्यों आती है? क्योंकि इनका जो प्राइम पर्पस होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है मुल्क के इंटरेस्ट को। नहीं, इमोरल रियलिज्म है, रियलिस्ट इमोरल होते हैं, आइडियलिस्ट मोरल होते हैं। रियलिस्ट जो है वो उनका पर्पस क्या होता है? पावर होता है। ये जो मर्केंटलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी भी हो उसका पर्पस भी क्या हो? बस बस आपकी इकोनॉमी का पर्पस क्या हो कि आप अपनी स्टेट को पावरफुल बनाएं। क्योंकि आपके रियलिस्ट फोकस किस पे करते हैं? पावर का, पावर को गेन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये कहते हैं कि जो भी आपकी इकोनॉमी है वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? स्टेट को पावरफुल बनाना। म्यूचुअल गेन्स को ये अपोज करते हैं, दे अपोज म्यूचुअल गेन बिकॉज, और क्योंकि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या कर रही होती है? सबको फायदा दे रही होती है ना। जैसे हमने इको में देखा 3 मुल्क हैं, फिर हमने सार्क में देखा जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एक कलेक्टिव है। फिर आप यूरोप में जाएं तो ईयू, यूरोपियन यूनियन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी हम डिटेल में जिक्र करेंगे। बट ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मुखालफत करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? ये कौन सी अप्रोच रखते हैं? रियलिस्ट अप्रोच रखते हैं। और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी स्टेट पावरफुल हो, इनकी इकोनॉमी पावरफुल हो, तो ये बाकी स्टेट पर डोमिनेट रहे। चलेंगे देन ये मार्क्सिस्ट अप्रोच की मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैपिटलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो पब्लिक, जो जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है, हर एक एक इंडिविजुअल मालिक बना हुआ है, तो ये मार्क्स जो अलाउ नहीं करता। और आपकी जो मर्केंटलिस्ट है वो अलाउ करती है, भले आप इंडस्ट्री बनाए, कंपनी बनाए, कुछ भी बनाए, मुल्क के अंदर पैसा आना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। ओके, मर्केंटलिस्ट की जो अप्रोच है ये आज की नहीं है, 15वीं से 18वीं सदी की ये अप्रोच है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम ईस्ट इंडिया कंपनी से देते हैं। बुलियंस क्या होते थे? जब हम करेंसी को डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर हम एक चीज को डिस्कस करेंगे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम को। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था कि आपकी पहली जितनी भी तिजारत होती थी ना, लेन देन होती थी, तो वो सोना या चांदी से होती थी। लोग सोना देते थे, जैसे अरब में कहते हैं ना दरम और दिनार, तो वो देते थे। अशरफिया जिसको आप कहते हैं, तो वो देते थे। और ये जो पेपर करेंसी है उसका वजूद नहीं होता था, प्रीशियस मेटल्स के जरिए ट्रेड की जाती थी, तो इनको हम कहते हैं बुलियन। तो यहां पर मर्केंटाइलिस्ट क्या करते थे? बुलियंस। और मर्केंटाइलिस्ट की अप्रोच क्या होती थी कि ज्यादा बुलियंस कलेक्ट करने के लिए ज्यादा कॉलोनीज होनी चाहिए। जो आप 15वीं सदी में देखेंगे कि यहां पर आकर आपके फ्रांस ने, पोर्चुगीज ने, फिर आपके इंग्लैंड ने बहुत सारे मुल्कों पर कब्जा किया और उनको अपनी कॉलोनी बना के रखा। जब तक के मैंडेट, जब तक कि हमारी हुकूमत खत्म नहीं होती, इस पर हमारी हुकूमत रहेगी। तो वो फिर क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि जिस पक्ष के पास ज्यादा मुल्क होंगे कंट्रोल में, उसके पास उस मुल्क के सोना और चांदी ज्यादा होंगे। हिंदुस्तान क्यों फोकस था अंग्रेजों का? पोर्चुगीज भी यहां पर आए, डच, नीदरलैंड वाले यहां पर आए, उन्होंने कोशिश की कि कब्जा करें, बट नहीं कर पाए क्योंकि उनको फ्रांस वालों ने शिकस्त दे दी।
फिर फ्रांस वाले यहाँ पर कोशिश करते रहे, फिर उनको बरतानिया वालों ने शिकस्त दे दी। तो ये पहले, उससे पहले फिर आपके पुर्तगीज वाले थे, उन्होंने फिर अरबों को शिकस्त दे दी। अरब भी तो यहाँ पर मुसलमान भी आए थे। क्यों आए थे? कि यहाँ पे बुलियंस बहुत ज्यादा थे, सोना और चांदी। यहाँ तक कि वो मोहम्मद बिन कासिम ने जब एक जैन मंदिर जब गए, वहां पर किसी ने, जैन ने उनको बताया कि इस मूर्ति के नीचे सोना है, तो जब उन्होंने वो मूर्ति हटवाई उस मंदिर से, तो उसके अंदर कोई 350 टन सोना पड़ा हुआ था, बोलिए। तो इस वजह से मर्केंटलिस्ट किस पर फोकस करते थे कि स्टेट पावरफुल कब होगी? जब उसके पास बुलियंस हो। स्टेट पावरफुल कब होगी, सुपर पावर कब रहेंगे आप? जब आपके पास कॉलोनीज हो। तो कॉलोनीज हो और बुलियंस हो तो आप पावरफुल रहेंगे। ओके, देन देर इज जीरो सम गेम, जिसमें आपके पास एक के पास नफा होता है, इसके पास नुकसान होता है ना। हाँ, क्यों नहीं, गेम थ्योरी में हमने ये, वैसे एक यहाँ पर भी गेम थ्योरी का जिक्र आएगा, नेश इक्विलिब्रियम का जिक्र करेंगे हम, आप लोगों ने वो पढ़ी होगी। ओके, इकोनॉमी फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ, आपकी जो भी मईशत है वो किस लिए होनी चाहिए? मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब क्या बेटा देखें, इकोनॉमी इनकी नजर में क्या है? एक गेम थ्योरी है। गेम थ्योरी में क्या होता है? एक विनर होता है, दूसरा लूजर होता है। वो मैं एक मूवी देख रहा था, नाम मैं भूल गया, एक हीरोइन है साउथ इंडियन की, नाम मुझे नहीं आ रहा, बट खैर वो मैंने एक मूवी देखी थी उनकी। तो वो होती है, बिजनेसमैन होती है, तो वो जाकर एक गांव जो कच्ची बस्ती होती है उसे तोड़वा देती है। तो सारे जो है ना, जो औरतें होती हैं उससे बददुआएं दे रही होती हैं। तो वो कहती है कि ये तो बिजनेस में होता है, एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो ये कहते हैं कि क्योंकि ये म्यूचुअल गेन को प्रेफर नहीं करते ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। इनका फोकस कहां पर होता है? हमारा फायदा हो। तो ये गेम थ्योरी क्या कहती है? हमारा फायदा हो, एक इंडिविजुअल का फायदा हो, एक का नुकसान होगा। तो म्यूचुअल तो है ही नहीं ना, तो इस वजह से ये जीरो सम गेम को फॉलो करते हैं। देन आपकी जितनी भी वेल्थ है उसको आप ट्रांसलेट करें आप मिलिट्री पावर में। जितने भी पैसे आप कमाते हैं उसके लिए क्या करें? आप हथियार परचेज करें, एटम बम बनाएं, जो कि आज की दुनिया में कंट्रीज कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ, अभी 74 साल हमें गुजर गए। तो जो सिंध का बजट जो पिछले साल उन्होंने पीटीआई वालों ने दिया था, वो कोई था आपका 12 अरब कुछ करोड़, 12 अरब कुछ करोड़। और जो मिलिट्री का बजट उन्होंने बनाया था, वो बनाया था 12 खरब 400 कुछ अरब रुपए। 400 कुछ अरब रुपए। सिंध को सिर्फ कितने मिले हैं? 12 अरब। हमारे यहाँ वो कितनी पॉपुलेशन है सिंध में? सिविलियंस जो है, हम आप सिविलियन है ना, फौजी तो नहीं है, तो हमारे लिए कितने हैं? 12 अरब। उनको 12 खरब, वो तो अलग से हो गए। फिर 400 कुछ अरब दिए थे। फिर उसमें से देखें कि 400 अरब का अगर हम 12 अरब निकालें तो कितना बचेगा? उस दिन मैं आपको बता रहा था नाम, वो जो मेरे नाम से जहन से स्किप हो गया था, हेनरी क्लिंटन। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक डीप स्टेट है, यानी कि यहां पर हमारे यहाँ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से? जो कि डिफेंस पर खर्च होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। हाँ, इसको कहते हैं डीप स्टेट। चलेंगे। ओके, सेल्फ रिलायंस, ये कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस हो, आप खुद पर एतमाद करें, ना कि डिपेंडेंट रहे। ये इंटरडिपेंडेंस पर फोकस नहीं करते। चलेंगे। ओके, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उन पर रिलाय नहीं करते, क्योंकि वो क्या प्रमोट करती हैं? म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं ना, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं। वो इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करते हैं, ये इंडिपेंडेंट पर फोकस करते हैं। क्या मतलब वो कौन?
मर्केंटलिस्ट बेटा वो आपके लिबरल्स के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, वो तो आगे हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि लिबरल्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो इस वजह से इनको एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ ना, गवर्नमेंटल का फुल कंट्रोल होता है। कल हम पढ़ेंगे बेटा, देखें जो फ्री ये जो फ्री ट्रेड है, जो फ्री ट्रेड है, आपने अगर उसमें पढ़ा हो अपनी बिजनेस में मार्केट इम्परफेक्शन का, आप पहले क्या करे थे अभी थोड़ी देर पहले? हाँ हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया था, आपने कुछ हैंड का वर्ड यूज किया था, मैं पूरा नहीं बता रहा, बता आपने। इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड्स क्या है? नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हैं आप। गवर्नमेंट आर इनविजिबल हैंड्स, क्योंकि क्योंकि वो मार्केट्स को कंट्रोल कर रही होती है। अभी यहां पर रेडी वाला है ना, अब ये भी रेट अपने लिहाज से डिफाइन नहीं करता, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको लिस्ट बना के देती है। हाँ, फिक्स रेट होता है। गवर्नमेंट रेट पर कंट्रोल कैसे करती है? करप्शन पर कंट्रोल कैसे करती है? इसीलिए तो करती है क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं। इसको कहते हैं मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट परफेक्शन कब होगी? जब ये इनविजिबल हैंड्स हटा दी जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये तो मर्केंटलिस्ट चाहते ही नहीं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो किसी और पर्पज के लिए यूज होगा। स्टेट जो है वो अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी तो वो उस पैसे को कहां खर्च करेगी? डिफेंस में। ओके, प्रोटेस्ट इंटरेस्ट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, यही गेम थी जीरो सम, कि चाहे भले दूसरे का नुकसान हो रहा हो बट आपने अपना फायदा देखना है। म्यूचुअल गेन को ये रिजेक्ट करते हैं। मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट आउटकम ऑफ इकोनॉमिक नेगोशिएशन मैटर्स फॉर मिलिट्री पावर। आपके जितने भी इकोनॉमिक नेगोशिएशन आप कंट्रीज के साथ करते हैं उनका आपके डिफेंस पर असर पड़ता है। हाँ पेपर में जो आ जाए पॉइंट बाय पॉइंट हम नहीं लिख सके, एक सारा कोई पैराग्राफ में कवर कर लें क्या क्या होता है मर्केंटलिज्म में। बेटा, जैसा ये ही मर्केंटलिज्म आप समझ लें, पॉइंट्स मैंने लिख दी हुए हैं, अगर नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लें, बट यही है चीजें। वेल्थ ट्रांसलेटेड इनटू मिलिट्री पावर, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि उससे फिर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स करती है। आप अर्निंग कहां से करते हैं? जो आपके फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है उसको कम कैसे किया जा सकता है? जब आप इंपोर्ट कम करें ना, एक्सपोर्ट जब ज्यादा करें। जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर्स नहीं आएंगे ना, डॉलर्स नहीं आएंगे तो इम्बेलेंस होगा। चले जी, देन डेवलपमेंट या मैक्सिमाइज एफिशिएंसी कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ये खर्च करते हैं। और फिर कॉपीराइट और ये जो आपके इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है ये भी अलाउ कर देते हैं, जिससे क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर जो आपके मजदूर तबका है उसकी वेजेस को कम कर देते हैं, और तनख्वाहों में कमी आती है, इजाफे के बजाय कमी आती है। वो कहते हैं कि इनकी जो गरीब तबका है उनकी पगारें भी कम, वेजेस भी कम करो और ये खाना पीना भी कम करें। वो जैसे हमारे मिनिस्टर आज कह रहे थे ना कि आप नॉन वाले कम खाएं तो आपके भाई को खाने के लिए मिलेंगे। ऑफ द वर्किंग क्लास टू इनेबल ग्रेटर प्रॉफिट, क्योंकि ये अगर खा ज्यादा जाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो कम खाएं ताकि आपकी जो मर्चेंट क्लास है वो स्टेबल रहे।
ये जो मैंने आपको बताया गांधी जी का सॉल्ट रिवोल्ट। बेटा कॉपीराइट क्या होता है और इंटेलेक्चुअल थेफ्ट क्या है? देखिए, सपोज आपने एक कार की डिजाइन बनाई है, वो आपने मूवी देखी, क्या नाम है अजय की, टार्जन। तो उसमें वो उसको क्यों मारते हैं? वो उसका कॉपी बनाता है। उसकी वो उन्होंने इससे ली, उसका जो डिजाइन उसने बनाया उसकी कॉपी कर ली, तो वो कहता है मैं अब कॉपीराइट करूंगा। तभी तो वो ताजमहल बना हुआ था, उन्होंने हाथ काट दिए थे उनके। कॉपीराइट से बचने के लिए। हाँ, कि ताकि ये कारीगर दूसरा बिल्कुल नहीं करे। बिल्कुल, बट ये अलाउ करते हैं क्योंकि उससे मुल्क का फायदा होगा। जैसे वो आप चाइना में देखें ना, चाइना में क्या हो रहा है, आईफोन की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है, आईफोन की एग्जैक्ट कॉपी बनती है, दिस इज कॉपीराइट। अब ये वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड में कॉपीराइट इज अ क्राइम, क्योंकि ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसको चोरी कर रहे हैं, दिस इज अ क्राइम। बट जो मर्केंटलिस्ट अप्रोच थी वो इसको अलाउ करती थी। अभी तो मर्केंटलिस्ट समटाइम प्रैक्टिस होती है, समटाइम नहीं, बट इन रियलिटी ये वैनिश हो चुकी है, क्योंकि ये 18वीं सदी तक रही। 19वीं सदी के बाद भी तो बरतानिया भी खुद सोचना शुरू कर दिया कि हमें जो ज्यादा नफा हो रहा है वो इससे नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ करते जाएं, हम बाकियों की एक्सपर्टीज को भी ले सकते हैं। जैसे ये आपकी चाइना की इंडस्ट्री को लें तो वो आपकी कॉपीराइट भी कर रहे हैं, देन आपकी जो पॉलिसीज है इनकी, ठीक है, some have accused China of mercantilism due to industrial policies which have led to an oversupply of industrial products। बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाना शुरू कर दी है, combined with a policy of undervaluing the currency। फिर इससे फिर नतीजा क्या निकलता है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पैसे प्रिंट करना शुरू कर दें और पाकिस्तान में एक बड़ी बिल्डिंग बनाए और उसमें पैसे रख दें, पाकिस्तान अमीर नहीं हो जाएगा? है? नहीं नहीं बेटा, हमारे पास जो भी हम चीज परचेज करते हैं वो पाकिस्तान की रुपी करेंसी से करते हैं ना, और ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाती है। वैसे पेपर है क्या? आपकी करेंसी एक पेपर है ना। इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसको स्टेट बैंक ने इसकी करेंसी वैल्यू मुकर्रर की हुई है। 1 रुपए की एक वैल्यू है, 2 की 2 है, फिर उसके मुकाबले में उसकी कमोडिटीज है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम, ये हमारा टॉपिक रह जाएगा, ओके, हाँ, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे पैसे मशीन में डाल के और बनाएं और पाकिस्तान अमीर हो जाए और सारा कर्जा भी उतार दे? क्यों नहीं कर सकते? ऐसा करना चाहिए ना। का कोई रूल होगा सर? हाँ। बेटा इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने पैसे आप स्टेट बैंक बनाती है उतने आपके मुल्क के अंदर गुड्स भी होने चाहिए उस वैल्यू की। जितना पाकिस्तान में करेंसी होगी उस वैल्यू के बराबर आपके पास गुड्स भी होने चाहिए। एसेट और लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। एक मर्तबा क्या हुआ था अमेरिका में, इन्होंने अमेरिका वालों ने भी ये किया था, एक साउथ अफ्रीका का मुल्क था, उन्होंने भी किया था, बहुत सारे पैसा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर हुआ क्या, सपोज अब ये महंगा है, इसकी एक वैल्यू है 1200 की, और फिर हमने ज्यादा पैसे बना दिए। आपको पता है ना कि ये एक बिजनेस का रूल है कि जो चीज बल्क क्वांटिटीज में होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो फिर जब पैसा बल्क क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब अगर ये 1200 की है, इसकी एक वैल्यू है करेंसी के इक्वल। अगर पैसा हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया और चीज ही एक ही है, मैं और मुझे जरूरत भी है, तो मैं कहूंगा मेरे पास तो 5 करोड़ है, 5 करोड़ रखो आप, क्योंकि वैल्यू कम है, 5 करोड़ रखो आप, मुझे ये दे दो। तो ये इस वजह से पैसों की, ओके, लिबरलिस्ट जो है ये भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक अप्रोच है जो शेल जो है
shares the assumption of anarchy. Anarchy क्या है? नहीं, एनआरकी क्या है? फ्री ट्रेड नहीं है। हाँ, हाँ, कोई भी सुपर स्टेट नहीं है जो बाकी स्टेट्स को कंट्रोल कर रही हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो बाकी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रही हो। तो ये देखें कि एनआरकी एग्जिस्ट करती है ना। आप ये कहते हैं कि स्टेट्स जो है, अब एनआरकी की वजह से स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं, जो चाहे वो करे। तो उस वजह से फ्री ट्रेड जो है उसको एक बहाना मिल जाता है। अगर एक सुपर स्टेट होती है वो कहती नहीं आप फलां से ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे सैंक्शन लगाते हैं, मना कर देते, बट ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से फिर क्या है, कैपिटल जो है वो फ्री ट्रेड हो रही है, फ्री कैपिटल फ्लोज हो रहा है, एंड वर्ल्ड जो है वो आपकी ओपन मार्केट बन गई है। ये कौन सी अप्रोच है? लिबरल या आइडियल अप्रोच, आइडियलिस्ट अप्रोच है, क्योंकि लिबरलिज्म को समटाइम आइडियलिज्म भी कहा जाता है। देन ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? क्यों? म्यूचुअल बेनिफिट। वो कहते हैं बस अपने फायदे के लिए करो, खुद को ताकतवर बनाओ। ये कहते हैं नहीं, आप दूसरों को भी, आप अपना फायदा भी कर सकते हैं। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं, हमारे जैसे पाकिस्तान में गंदम जो पैदा करते हैं हम, वो पाकिस्तान जो है उसको 5 साल बैठ के खा सकता है। तो हम क्या करते हैं, 1 साल की रखते हैं, क्योंकि 1 साल तो फिर हमने उगानी है, तो 4 साल की हम सेल कर देते हैं। तो ये क्या है? रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। ओके, देन ये भी मार्क्सिस्ट की अप्रोच को क्या करते हैं? ऑपोजिट है, क्योंकि मार्क्सिस्ट जो है वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिस्करेज करता है, जहां पे प्राइवेटाइजेशन होती है, प्राइवेटाइजेशन को डिस्करेज करता है। लिबरलिस्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रोमोट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, उसमें मार्केटलिस्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, मार्केट इंपरफेक्शन आ जाती है। तो ये कहते हैं मार्केट परफेक्शन कब होगी? जब प्राइवेटाइजेशन हो, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी। ओके, इकोनॉमी फॉर एक्सचेंज, वो आपने बार्टर इकोनॉमी पढ़ा है ना। एक चीज आपके पास है, एक चीज मेरे पास है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डेफिनेटली। तो ये आपकी बजाय इसके कि आप चीजें प्रोड्यूस करके सिर्फ सेल करें और बुलियंस कमाएं, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई चीज नहीं है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। देन ये जो वेल्थ होते हैं वो कहते हैं कि वेल्थ को ट्रांसलेट किस में करना है? मिलिट्री पावर में। ये कहते हैं कि नहीं, गेन और लॉस जो है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान बिल्कुल हो रहा होता है, बट स्टेट जो है, जो वेल्थ शुड इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में चली जाए। ये हम नेश इक्विलिब्रियम में बताता हूं एब्सोल्यूट टर्म्स क्या है, ठीक है, या एब्सोल्यूट एडवांटेज, नहीं एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट जो है वो कंडीशन या टर्म क्या है, ये नेश इक्विलिब्रियम में मैं आपको समझाता हूँ। ओके, फिर ये इंटरडिपेंडेंस, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट हो, आपकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो, दूसरों की वजह से आप मजबूर ना हो। ये कहते हैं नहीं, इंटरडिपेंडेंस हो। फिर जब इंटरडिपेंडेंस होगी तो क्या होगा? नोट में कंक्लूजन में लिख रखा है। ओके, रिलायंस बढ़ाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, देन वर्क ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल गेम। वो म्यूचुअल गेम पे नहीं काम करते, ये म्यूचुअल गेम पे काम करते हैं। ये है इंटरडिपेंडेंस होगी तो क्या होगा? लिबरल्स आर्ग्यू दैट इंडिपेंडेंस इनहेरेंटली प्रोमोट, ये जो आपकी इंटरडिपेंडेंस है वो किसको प्रमोट करती है? पीस को। शुरू में मैंने आपको बताया था जब हमें क्लास ली थी कि कश्मीर के साथ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया? अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया, गवर्नमेंट का हिस्सा। वैसे तो उनकी गवर्नमेंट अलग होती थी, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर अलग होता है ना कश्मीर में, तो उनकी यहाँ भी अलग होता था। अब उनको उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी, पहले फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर होती थी। तो फिर भी पाकिस्तान जो उनके साथ ट्रेड के रिलेशन मेंटेन किया हुआ था, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो पीस को
ये चाहते हैं कि आपके जो बैरियर्स है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में उसको खत्म कर दिया जाए। जैसे आपके कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिर टेररिज्म वगैरह वगैरह, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपकी करेंसी जो भी वो आपके एक्सचेंज रेट जो है वो सम टाइम हाई होता है ना करेंसीज का, तो इस तरह ये कहते हैं कि इससे फिर करेंसी की ट्रेड पॉसिबल नहीं हो जाती। फिर पॉलिटिकल रिस्क जो है वो भी कम हो जाए। कभी कभी आपकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है ना, ऐसी गवर्नमेंट जिसको आर्मी का जनरल चला रहा हो, जैसे हमारे मुशर्रफ ने चलाई, या ने चलाई, या ने चलाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह गवर्नमेंट में क्या होता है, वो गवर्नमेंट पब्लिक की इलेक्टेड नहीं होती है। तो इस वजह से पॉलिटिकल रिस्क की वजह से, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से आपके स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट कम होती है। Then by building organization and institutions, state can mutually benefit from economic exchange and they focus on shared interest. ये shared interest पर फोकस करते हैं in the economic exchange। वो किस पर फोकस करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। बेटा लिबरल्स में हम एक और चीज को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। द प्रिंसिपल दैट सेज स्टेट्स शुड स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग गुड्स दैट दे प्रोड्यूस विद ग्रेटेस्ट रिलेटिव एफिशिएंसी एट द लोएस्ट रिलेटिव कॉस्ट। आपको क्या लगता है कि हमारी जो ट्रेड है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हमें कार बनानी चाहिए जैसे जापान बना रहा है, या हमें गंदम पर फोकस करना चाहिए? इसको क्या, इसको एक और चीज भी कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि जिसमें आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। If Pakistan can produce machinery twice as cheaply as Britain but cotton 3 times as cheaply, तो अगर पाकिस्तान जो है वो मशीनरी, तो जैसे आपकी ब्रिटेन बना रही होती है, मशीनरीज बना रही होती है ना, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज में लगती है, तो वो आपकी बरतानिया अगर बना रही है, बट 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब पाकिस्तान को क्या करनी चाहिए, कॉटन बनानी चाहिए एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, वही चीज बनाया है। कंपेयर कि हम, जैसे हमने इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा ना, कि हम दूसरों की स्पेशलाइजेशन से बेनिफिट लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फायदा क्या है, जापान और सऊदी अरेबिया के एग्जांपल देखें कि जापान जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंट है, बट सऊदी अरेबिया जो है वो किस में एफिशिएंट है, ऑयल में। बट क्योंकि जापान में तेल नहीं है, तो उन्होंने एक सिंथेटिक ऑयल बनाया गाड़ियों को चलाने के लिए, तो उससे गाड़ियां तो चलती हैं और ये कुछ सस्ता भी है, बट नॉट एफिशिएंट। वो उसको बना तो लेते हैं, बट इतनी कैपेसिटी में या क्वांटिटी में वो नहीं बना सकते जितना सऊदी अरब बनाता है। तो अब जापान को क्या करना चाहिए, सिंथेटिक ऑयल बनाना चाहिए या सऊदी अरब से परचेज करना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जापान जो है वो ऑयल कार जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है सऊदी अरेबिया, और बदले में उनसे ले रही होती है, तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी कारें जो है वो सऊदी अरब में मिलती हैं, क्योंकि एक्सचेंज इकोनॉमी में। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज में देखें कि, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये आपकी बच जाती है।
आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करते हैं ना कंट्रीज में, या फिर जो इंफॉर्मेशन क्या होता है, ओके छोड़ दे। तो यहाँ पर बेटा देखें कि ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाती है एज कंपेयर टू आपके जो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें। आप पहले तो स्पेशलाइजेशन हो आपकी, फिर जाहिर सी बात है वो उसके लिए आप लोग अपने बंदे भेजेंगे जो कि वो इंफॉर्मेशन आपको सीख कर आएंगे ना, प्रोसेसिंग उसको टाइम लगता है। ओके देन इसको हमने समझते हैं नेश इक्विलिब्रियम में। ये नेश इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पर नेश इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्यों है, ये कौन सी कंपनीज है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ओके एक सैमसंग है, एक मोटरोला कंपनी है। ओके आपसे मैं इसको कैसे निकाल के डाल देता हूँ। बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज को हम नेश इक्विलिब्रियम से समझेंगे। ओके सही है, नजर आ रहा है या यहाँ रख दूं मैं, यहाँ रख दूं, अब सही है। अच्छा बेटा अभी देखें इसमें कि एक्चुअली नेश इक्विलिब्रियम किस पे फोकस कर रही होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज पे, यानी कि ऐसी ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों का फायदा हो। और ये कौन सी अप्रोच है, दोनों का फायदा। आईपीई की कौन सी अप्रोच है, लिबरल अप्रोच है ना, लिबरल अप्रोच है ना। तो गेम थ्योरी जो है जिसमें कंपनीज का कंपटीशन होता है, एक लॉस करती है दूसरी विन करती है, एक गेन करती है दूसरी लॉस करती है। अब इसमें देखें कि अगर हम जायद आगे आ जाओ, बेटा आप देखेंगे सपोज दो कंपनीज है, अगर वो ओपन होती है, सपोज हम ये कहें कि ये एक अमाउंट है, ये 2 मिलियन का इसको मोटरोला को फ़ायदा होता है और सैमसंग को 8 मिलियन का फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह मोटरोला को यहाँ पर 8 मिलियन का फ़ायदा होता है और सैमसंग को 2 मिलियन का फ़ायदा होता है। मोटरोला को 3 मिलियन का फ़ायदा होता है, उसको 3 मिलियन का फ़ायदा होता है। बट यहाँ पर इनको भी 5 मिलियन का फ़ायदा है, इनको भी 5 मिलियन का फ़ायदा है, एज कंपेयर टू दोनों को जो 3 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है। तो हम कंपेरेटिव एडवांटेज में किस पर फोकस करते हैं, निश इक्विलिब्रियम पर, यानी कि हमने अपनी जो ट्रेड करनी है वो निश इक्विलिब्रियम पर करनी है, जिससे हम दोनों मुल्कों का, दोनों कंपनीज का फायदा हो। नहीं तो गेम थ्योरी में क्या होता है, हाँ तो म्यूचुअल तो है ना, लिबरल है ना, हाँ कंपेरेटिव तो इसी का हिस्सा है ना, कंपेरेटिव इसी का हिस्सा है, कंपेरेटिव एडवांटेज ये इसी लिबरल अप्रोच का हिस्सा है। ओके और उसका जो हिस्सा है वो प्रोटेक्शनिज्म है, जो आपकी क्या नाम है इसका, हाँ नहीं वो उससे पहले हमने जो पढ़ी मर्केंटिलिज्म, हम अभी लिबरल को पढ़ा है ना, इसके इसकी जो हिस्सा है वो है कंपेरेटिव एडवांटेज, और फिर जो मर्केंटिलिज्म है उसका है प्रोटेक्शनिज्म। तो हमने ऐसी सिचुएशन अख्तियार कर दोनों का फायदा हो रहा है। फ्री ट्रेड क्या होती है कि इंपोर्ट की तरफ चला जाऊं। प्रोटेक्शनिज्म क्या है, अब लिबरल किस पर फोकस कर रहे होते हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज पर, कि हमारा दोनों का इक्वल बेनिफिट हो। बट मर्केंटिलिस्ट किस पर फोकस करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पर,
प्रोटेक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए चाहे हमें फॉरेन कंपनी पर टैक्स लगाना पड़े या उनकी जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस हाई करनी पड़ जाए, तो हम उससे फिर क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोलैप्स होने से बचा लेते हैं। या फिर कोई इन्फेंट इंडस्ट्री हो, नई नई इंडस्ट्री हमने बनाई है और हमें लगता है कि अगर हम वैसी सिमिलर, हमने आईफोन की कंपनी बनाई है और ये आईफोन की कंपनी जो फॉरेन की है, हम अगर उनको अलाउ करते हैं और क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कास्ट कम होगी ना, हमारी प्रोडक्शन कास्ट तो ज्यादा होगी क्योंकि हम इसमें एफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे। जब उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, सपोज हम ये भी कर सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म में कि अगर वो जो फॉरेन की आपकी एप्पल है उसको आप परचेज करें तो वो आपको डॉलर में परचेज करनी पड़ेगी, फिर अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान की परचेज करें तो यूरोपी भी करनी पड़ेगी। फिर क्योंकि आप कहेंगे कि डॉलर में परचेज करूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं डॉलर में अकाउंट ओपन होना चाहिए, फिर मेरी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर कन्वर्ट की जो कन्वर्शन रेट होता है आपका, उसको क्या कहते हैं आप, करेंसी एक्सचेंज रेट होता है ना, करेंसी एक्सचेंज रेट फिर मैं पे करूं, इससे तो बेहतर है कि मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करूं और फिर उसमें, तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, इसके हैं फायदे प्रोटेक्शनिज्म के कि आपकी जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करती है। बेटा अगर हम फॉरेनर्स की कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अलाउ करते जाए तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट की हमें पाकिस्तान में कंपनी की जरूरत नहीं है ना, तो जब वो प्रोडक्ट की कंपनी हम लगाएंगे नहीं तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ना। रिसोर्सेज क्या है, एक तो आपकी ये नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरी रिसोर्सेज वो जो हम जनरेट करते हैं, जैसे कि हमने कंपनी बना दी, कोई भी इंडस्ट्री बना दी या कोई हमने नई फील्ड इस तरह की इंट्रोड्यूस करवा दी, उससे फिर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है ना। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर ये तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो जाएगी, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, फिर कंट्रोल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे डंपिंग एंड सब्सिडी को खत्म करना। डंपिंग क्या होता है, सम टाइम आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है और जो फॉरेन इंडस्ट्री होती है वो एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम डंपिंग प्रैक्टिस कहते हैं। उसमें जो फॉरेन इंडस्ट्री होती है वो अपना प्रोडक्ट हमारी जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है उससे कम पैसों में बेचती है। वो रात में जाए ना तो जो दिन में आपको अगर आम का 1 किलो 210 रुपये में पड़ रहा है ना, तो रात को आपको पड़ता है कितने में, 150 में पड़ता है। तो ये क्या है, डंपिंग प्रैक्टिस है। वो कहते हैं बस अब हमने नफा कमा लिया, अब इसको जैसे तैसे बेच दो। एंड देन सब्सिडीज, फिर ये सब्सिडीज भी फिर सम टाइम कंट्रीज क्या करते हैं, अपनी जो इंडस्ट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको सब्सिडीज दे देते हैं। गवर्नमेंट उनको पैसे देती है कि आप इन्वेस्ट करें, आप लगाएं, उससे कॉम्पीट करें, जो लॉस होता है ना वो गवर्नमेंट उनको पे कर देती है ताकि इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं हो। अगर इंडस्ट्री क्लोज होगी और एक कंपनी में 30,000 लोग काम करते हैं तो गवर्नमेंट के पास इतनी फिर दूसरी रिसोर्सेज जनरेट करनी पड़ेगी जॉब देने के लिए। ओके, डिपेंडेंसी फिर आपकी जो है वो इससे कम हो जाती है फॉरेन कंपनीज का। देन फ्री ट्रेड इंक्रीज होती है और सैंक्शंस जो है वो आपकी एक प्रोटेक्शनिज्म जो है वो सॉल्यूशन होता है। जब भी फ्री ट्रेड होती है ना तो आपके पास, आपने अलाउ कर दिया सारी इंडस्ट्रीज को, अब इनको कंट्रोल कैसे करें, तो फ्री इंडस्ट्रीज को या फ्री आपकी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेते हैं। ठीक है, और ये ठीक है बस इसमें ये है कि नुकसान ये है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि क्योंकि मोनोपोली हो जाती है ना। अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें तो मोनोपोली हो जाएगी क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई और प्रोडक्ट नहीं है तो क्वालिटी कंप्रोज, हाँ
ये ओके बेटा।